हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर का जो फार्मूला होता है O3 होता है। ये ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। हम O2 को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसको एक अणु जब मिल जाता है उसमें O2 में, तो O3 हो जाता है। ऑक्सीजन का लगभग 90% प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल अर्थात समताप मंडल यानी 10 से 40 किलोमीटर के अंतर्गत जो ओजोन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है वो बैड ओजोन होता है, और जो समताप मंडल में ओजोन होता है वो गुड ओजोन होता है। और जो सतह के पास यानी धरातल के पास जो ओजोन बनता है यानी बैड ओजोन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग तरह तरह के जीवाश्म ईंधन या वाहन को चलाते हैं तो ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस मतलब ODS का निर्माण होता है, जो निम्न प्रकार हैं: CFC, HFC, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब जो है ओजोन को डिप्लीकेट करते हैं। फिर उसके बाद बात करें, समताप मंडल में जो है क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन को नष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया गुड ओजोन और बैड ओजोन, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं ओजोन के, कि त्वचा का कैंसर या मोतियाबिंद का होना। और IPCC की रिपोर्ट बता रही है कि ओजोन जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल अर्थात IPCC की बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और शुष्क परिस्थितियों के कारण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के अनुसार 2050 तक भीषण वनाग्नि की तीव्रता में 30% की वृद्धि हुई है। अर्थात वनाग्नि बुश फायर 30% की जो है 2050 तक बढ़ जाएगा, जो कि एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, जैसा कि 2019 में हम लोगों ने देखा कि धुआं निकला, कितने लोग मरे, कितनी प्रकार की प्रजातियां नष्ट हुई, आज तक का ये सबसे बड़ा वनाग्नि का जो है इंसिडेंट था। अब GHG की बात करेंगे अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य होता है वो जो है लघु तरंग दैर्ध्य निकालता है, जो कि पृथ्वी की सतह पर आता है, और एल्बिडो वगैरह की प्रक्रिया होके या रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होके जो लघु तरंग है वो दीर्घ तरंग में या पार्थिव विकिरण होता है, तो इस रूप में पृथ्वी से वापस जाता है। मगर जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है अर्थात CO2, SO2, NOx, CFC, HFC, तो जो वायुमंडल है वो अपनी परिस्थिति को बदल देता है, अर्थात जीवन के अनुकूल परिस्थिति नहीं रह जाती है। जलवाष्प, रेगिस्तान में जो है ये जो है GHG 1% पाया जाता है रेगिस्तान में जलवाष्प, और जो उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र हैं वहाँ 4%, और ऊंचाई के साथ साथ जो जलवाष्प होता है वो कम होता जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि हरित गृह जो प्रभाव है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। हैंड राइटिंग मैंने रफ वर्क किया है, लेकिन आपको समझ में आएगा। ठंडे प्रदेश में जैसे हम लोग शीत घर बनाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेती इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द अर्थ। तो जैसा कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोग या 35 डिग्री से 35 जो मकर रेखा कहें या कर्क रेखा पे रहने वाले लोग जो शीत घर बनाकर पौधों को हरित गृह प्रभाव से उगाते हैं, तो इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। परंतु
पृथ्वी की हरित गैसें पृथ्वी के निचले वायुमंडल को कंबल की तरह लपेटे रहती है। जैसे एक कंबल की तरह आवरण बन जाता है तो उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो शीशे की तरह कार्य करता है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। ग्रीन हाउस गैस जो है दो तरह के होते हैं, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। -18 डिग्री सेल्सियस वैसे अगर ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो पृथ्वी की औसत तापमान होगा। तो इससे यह पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसें यानी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें एक हद तक सही था, मतलब एक मायने में सही था। और जब से ये जो मानवीय हस्तक्षेप अर्थात अनावश्यक प्राकृतिक गैसों में असंतुलन कर देता है, हरित गृह गैस वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन इस रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से जो है एक आप इसमें अंतर कर पाएंगे कि प्राकृतिक गैस और मानव जनित गैस में क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे प्रभाव क्या होता है कि जल में असंतुलन हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर प्रकृति से कुछ भी छेड़खानी की जाए तो तुरंत असंतुलन हो जाता है। जैसे कि अगर हीट ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगा, तो इससे असंतुलन पैदा होगा। गर्मी में अधिक गर्म और जो एक्सट्रीम वेदर यानी चक्रवात, प्राकृतिक आपदा आदि होगा। जीवन में पर्याप्त अनेक वातावरणीय व्यवधान, वर्षा की अनियमितता, अर्थव्यवस्था प्रभावित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम वेदर होगा तो खेती में एक तरह से नुकसान हो सकता है, यानी चक्रवात और अधिक बारिश या कभी सूखा पड़ जाना, तो ये खेती के लिए एक अनुकूल दशा नहीं है। वैश्विक तापन जो है 2 से 3% बढ़ जाएगा, जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं 2015 में जब निकली थी तो उसमें बताया गया था 2 डिग्री सेल्सियस तक 2100 तक नहीं बढ़ना चाहिए। परंतु जब 2018 में आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा। तो एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं की जो तीव्रता है वो बहुत बढ़ जाएगी। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है 60% यानी CO2, फिर उसके बाद मीथेन CH4 20%, N2O 6% और CFC 14%। और इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।